हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये टेबल जो मैंने लिख रखी है यहाँ पे, ये आपको याद होनी चाहिए। इस टेबल में क्या है, यहाँ पर मेटल आयन है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ से ये Ag है, ये जिंक है, ये Cu है, ये Hg है, ये Ni है, ये Fe है, ये CO है, ये Pt+2 है, Pt+4 है। तो इनके क्या अपन को कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे लर्न करेंगे इसको, 2 4 × 4 6 6 4 6। क्लियर है? क्या कैसे इसको लर्न करेंगे, 2 4 × 4 6 6 4 6। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर फिर किस तरीके से लर्न करेंगे, 1 2 2 0 2 3 2 4, 1 2 2 0 2 3 2 4। क्लियर है? इस तरीके से इस टेबल को हम क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। अब इस टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे रिएक्शन को इस टेबल की हेल्प से, तो अपन एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। सपोज कीजिए FeCl2 + KCN की रिएक्शन हमें दे रखी है। तो अब इसका प्रोडक्ट बनाना है हमें। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे अपने पास दो कंपाउंड है, FeCl2 और KCN। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को सर्च करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट इसमें तो नहीं है, ये तो K है, ये तो फर्स्ट ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके अंदर हमें दिख रहा है डी ब्लॉक का एलिमेंट आयरन, Fe। क्लियर है? ठीक है, तो Fe को लिख देंगे। ठीक है, अब Fe लिख दिया। अब सेकेंड कंपाउंड में से लिगेंड को इसमें लिखेंगे। सेकेंड कंपाउंड ये रहा, लिगेंड कौन सा है इसमें, Cn, तो इसको लिख देंगे Cn। क्लियर है? अब इस टेबल में Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे। तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दे रखा है इस टेबल के अंदर, वो दे रखा है 6। देखिए यहाँ पे Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है हमें, 6, तो उसको लिख देंगे Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर है? अब स्टेप से ब्रैकेट बना देंगे और इसके हेड के ऊपर x लिख देंगे और इस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम x = Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हम टेबल से, जो टेबल हमने लिखी हुई है ना, उस टेबल से लर्न किया हुआ अपन लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है? अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो टेबल रिएक्शन के लिए हमें टेबल याद होनी चाहिए। क्लियर है? अलग से कुछ नहीं लिखना है। तो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इस टेबल में देखिए क्या दे रखा है, 2। क्लियर है? तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। Fe कितना है, 1 है, तो 2 × 1। क्लियर? प्लस Cn का कितना होता है, -1, -1 × 6। क्लियर है? अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, =-4। x की वैल्यू -4 है। तो x की वैल्यू, अब हम ध्यान रखेंगे कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्या करते हैं, सेकेंड कंपाउंड जिसमें से हमने लिगेंड को लिया है उसका पॉजिटिव वाले पार्ट को ब्रैकेट के फ्रंट में लिखेंगे। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में से नेगेटिव वाले को ब्रैकेट के पीछे लिखना है। क्लियर होगी बात? वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? हमेशा रिएक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, जिसमें से हमने लिगेंड लिया है उसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट के आगे। क्लियर? तो ब्रैकेट के आगे किसको लिखना पड़ेगा हमें, K को। तो हम लिख देंगे K, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 FeCN 6। क्लियर है? x की वैल्यू अपने पास कितनी थी, -4। क्लियर है? क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन का प्रोडक्ट। सेकेंड एग्जांपल देख रहे हैं अपन, ZnNO3 + NH4OH। तो इस वाले कंपाउंड जो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि अगर NH4OH दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको रिप्लेस करके हम इसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, NH3। क्या यूज़ करना है इसकी जगह पे, NH3। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको अपन रिप्लेस कर देंगे ZnNO3 ये याद रखना है हमें। ठीक है, इसकी जगह पे क्या यूज़ करूँगा मैं, NH3।
इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है, हमेशा। तो अब यहाँ पे देखेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट देखेंगे, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहाँ है, ये रहा। तो हम इसको लिखेंगे पहले जिंक को, फिर सेकेंड वाले कंपाउंड में से लिगेंड को लिखेंगे। लिगेंड क्या है, NH3। अब टेबल में से जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे। जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दे रखा है, 4, ठीक है। तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 4 और ब्रैकेट में x लिख देंगे, क्लियर है। और इस x की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू NH3 जो होता है न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 0। तो 0 × 4। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर टेबल में दिया हुआ है 2, ये देखिए ये रहा यहाँ पे 2, तो उसको लिखेंगे +2, क्लियर है। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी x इक्वल टू प्लस का 2। तो मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू नेगेटिव वाला केस यहाँ पे बताया और x की वैल्यू पॉजिटिव वाला केस हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो अब x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है इसमें से जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट के पीछे, आगे नहीं लिखेंगे। आगे तो कब लिखते थे, जब नेगेटिव वैल्यू आती थी तब ब्रैकेट के आगे लिखते थे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारे पास x की, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाले को कहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट के पीछे, क्लियर है। तो इस तरीके से लिखेंगे Zn NH3 4, x की वैल्यू कितनी है, +2 है ना, इसको हम पीछे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा NO3 और x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे लगा देंगे ट्वाइस, क्लियर। इस तरीके से हम इसको रिएक्शन को करेंगे, कोई सी भी रिएक्शन हो अपने पास, ठीक है। जो CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, CuH2O4 SO4, है ना। तो CuSO4 का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। क्यों होता है ब्लू कलर, क्योंकि इसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, CuH2O4+2। इसको हमें याद रखना है हमेशा। CuSO4 कलर क्या है, ब्लू कलर होता है और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, CuH2O4+2, क्लियर है। तो अब CuSO4 की रिएक्शन कराओ चाहे इसकी रिएक्शन कराओ, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, CuH2O4+2 की रिएक्शन KF से करा रहे हैं, K+F-। तो इससे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H2 रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, F, यहाँ पे F आ जाएगा, CuF4। इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का। ये KF से रिएक्शन करेंगे, अगर KCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये H2 है, इसको कौन रिप्लेस कर देगा, Cl, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, तो यहाँ पे Cl4 हो गया, क्लियर है। और इसका कलर कैसा होता है, ब्राइट ग्रीन, याद रखेंगे, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC। तो IUPAC वेरी इंपॉर्टेंट है। तो IUPAC ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC है, ये नॉर्मल वाला नहीं है। तो इसकी क्या क्या कंडीशन होती है, इसमें किस तरीके से अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं। तो इसकी सबसे पहली कंडीशन होती है कंडीशन फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और ये क्या होता है यहाँ पर लिगेंड, ठीक है। तो अगर मान लो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या चार्ज है, अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम का नेम चेंज होगा। बस ये एक ही कंडीशन है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है सेंट्रल मेटल एटम का नेम चेंज होने की। कौन सी कंडीशन है सेंट्रल मेटल एटम का नेम चेंज होने की, कि अगर इसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, मीन्स इसका नेम चेंज करना है हमको, क्लियर है। तो नेम किस तरीके से चेंज होगा, जैसे हमारे पास अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का नेम चेंज करके हम क्या बना देंगे, कोबाल्टेट। निकल होगा तो निकलेट, क्रोमियम होगा तो क्रोमेट, आयरन होगा तो फेरेट, कॉपर होगा तो क्यूप्रेट, सिल्वर होगा तो अर्जेंटेट और लेड होगा तो प्लम्बेट, जिंक होगा तो जिंकेट, क्लियर है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नेम चेंज कर देंगे, क्लियर है। दूसरा सेकेंड है, इसमें फॉर्मूला क्या है, अगर केटायन दे रखा है, मीन्स अगर बॉक्स के पहले, इस बॉक्स के पहले कोई केटायन है यहाँ पर, तो सबसे पहले उस केटायन को लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होता है, इधर क्या होता है, लिगेंड। तो अगर केटायन गिवन है फर्स्ट में तो सबसे पहले केटायन को लिखेंगे, देन लिगेंड को लिखेंगे,
फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे ये वाला, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। क्लियर है? दूसरा, इफ एनायन गिवन, अगर एनायन दिया हुआ है, ठीक है, एनायन दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, पहले लिगेंड को लिखना है, फिर सेंट्रल एटम को लिखना है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है, और लिगेंड एनायन को कहाँ पे लिखना है, एंड में, मीन्स बॉक्स के बाद। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, फॉर लिगेंड्स, अगर लिगेंड अपने पास इनऑर्गेनिक लिगेंड है या फिर ऑर्गेनिक लिगेंड दिया हुआ है, तो अगर इनऑर्गेनिक लिगेंड है और वो कितने टाइम से, 2 टाइम से तो डाई लगाएंगे, 3 टाइम से तो ट्राई लगाएंगे, 4 टाइम से तो टेट्रा, 5 टाइम्स होगा तो पेंटा, हेक्सा, इस टाइप से अपन लगा देंगे। और अगर ऑर्गेनिक लिगेंड है तो ऑर्गेनिक लिगेंड में क्या करेंगे अपन, अगर 2 टाइम्स होगा तो बिस लगाएंगे, 3 टाइम्स होगा तो ट्रिस, और 4 टाइम्स होगा तो टेट्राकिस। क्लियर है? अब जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, हमारे पास है K4FeCN6, K4FeCN6। अब इसका हमें क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो Fe है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको हम x मान लेंगे। सबसे पहले Fe की वैल्यू x, K की वैल्यू कितनी होती है, 1 × 4, K 4 टाइम्स है, K का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है तो 1 × 4, Fe को x मान लिया, Cn का -1 होता है, Cn का क्या होता है, -1, -1 × Cn कितने टाइम्स है, 6 टाइम, तो इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x = 2, x की वैल्यू 2 आ गई है। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसका नेम, देखिए यहाँ पर जो K है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, और ये इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, फिर भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैंने बताया था आपको कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेम क्या कर देते हैं अपन, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या अपने पास जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फॉर्मूला फर्स्ट, देखिए यहाँ पर अगर केटाइन गिवन होगा तो पहले केटाइन को लिखेंगे, फिर लिगेंड को लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पर देखेंगे इस वाले एग्जांपल में। तो देखिए ये केटाइन है तो इसको लिखेंगे क्या है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पोटेशियम। क्लियर है, इसका नाम है पहले पोटेशियम। क्लियर है, उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, लिगेंड। तो लिगेंड क्या है, हेक्सा साइनो, देखो यहाँ पे 6 लिख रखा है तो हेक्सा। ठीक है, तो हेक्सा साइनो Fe को क्या लिखेंगे अपन, इसका नेम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, आयरन का क्या हो जाता है, फेरेट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, सेकंड, तो यहाँ पे लिख देंगे सेकंड आयरन, इस टाइप से। क्लियर होगी बात? सबसे पहले क्या लिखा हमने, पहले केटाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे रोमन फॉर्म में। ठीक है, रोमन में लिखना है। ओके, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है K3Al2O4 होल थ्राइस, C2O4। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसका नेम, यहाँ पर बाहर क्या है, केटाइन है, तो सेम इसकी तरह लिखना है इसका नेम। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, ये इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड। लिगेंड कितने टाइम से, 3 टाइम से तो ट्राई लगाएंगे। ठीक है, 2 टाइम्स होता है तो डाई, 6 टाइम होता है तो हेक्सा, 5 टाइम होता है तो पेंटा, तो यहाँ पे 3 टाइम से तो ट्राई। उसके बाद ऑक्जेलेटो, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, जानते हो ना, तो ये क्या है, ऑक्जेलेटो, इसको ऑक्जेलेटो बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑक्जेलेटो। अपनी एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल बनी हुई है लिगेंड्स की, उनके सबके नेम लिख रखे हैं, तो एक बार उसको आप देख लीजिएगा। क्लियर है, ऑक्सीलेटो। उसके बाद इसका नेम चेंज होगा नहीं होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है इस पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होता है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता नहीं है तो हम निकाल लेंगे, एल्यूमिनियम को x मान लेंगे, प्लस K का 1 × 3, ऑक्सीलेट पे चार्ज होता है -2, तो प्लस -2 × 3 = 0। तो ये कितना आ जाएगा, -6 और +3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
+3, x इक्वल टू प्लस का 3, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, 3 आया। क्लियर है। नेक्स्ट FeNH3 का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, CnCl, इस टाइप से। इसके हेड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम का नेम चेंज नहीं करेंगे, जिस नाम से हम इसको जानते हैं वही नाम अपन को यूज करना है। तो इसका नाम आयरन है तो आयरन ही लिखना है, फेरेट नहीं लिखना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिगेंड्स को लिखेंगे। तो लिगेंड्स कौन कौन से हैं, लिगेंड्स भी कैसे लिखने हैं, अल्फाबेटिकली मैनर में। ठीक है। तो NH3 जो होता है इसको बोलते हैं अपन अमाइन, H2O का नाम होता है एक्वा, H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा। Cn क्या होता है, साइनो, और Cl क्या होता है, क्लोरिडो। अगर ब्रैकेट के अंदर होता है तो क्लोरिडो, ब्रैकेट के बाहर होगा तो क्लोराइड लिखेंगे Cl को। जो हेलोजेंस है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो क्लोरिडो, ब्रोमिडो लिखेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर होगा तो क्लोराइड, ब्रोमाइड। क्लियर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकली मैनर में, जो सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अमाइन, NH3, A फॉर एप्पल सबसे पहले आता है। तो कितने टाइम से, 2 टाइम से, तो डाई अमाइन। क्लियर है। उसके बाद वाटर, एक्वा, डाई एक्वा। उसके बाद क्लोराइड, क्लोरिडो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो क्लोरिडो, ब्रैकेट के बाहर होगा तो क्लोराइड, तो क्लोरिडो। फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, Cn को साइनो, अभी ऊपर देखा था हमने। अब आयरन, आयरन थर्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पर Fe का जब अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 3 आएगा। क्लियर है। अब ये एक स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है, इसमें क्या होगा, 2 कॉम्प्लेक्स दे देगा, 2 कंपाउंड। ठीक है। और फिर हमसे उसका नेम पूछेगा। तो देखिए पहला कॉम्प्लेक्स ये रहा, दूसरा ये रहा, दोनों एक ही है। तो इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज है। तो मैंने आपको बताया था जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका नेम कब चेंज होता है, जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो इसका Na का नाम चेंज हो जाएगा। निकल का क्या लिख देंगे अपन, निकलेट। लेकिन इस वाले केस में निकल का नाम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर क्या चार्ज है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले टेट्रा अमाइन, ये टेट्रा 4 टाइम्स है तो टेट्रा, NH3 तो अमाइन। फिर निकल, जिस नाम से जानते हैं वही नाम लिखेंगे। तो निकल नाम चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो इसलिए सेकंड लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो, फिर Na है तो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, निकलेट सेकंड। क्लियर। इसके बाद एक और है एग्जाम्पल, जैसे ये रहा COONO NH3 होल 5 और ये +2। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस ब्रैकेट के ऊपर, तो मीन्स CO का नेम चेंज नहीं होगा। जिस नेम से हम जानते हैं उस नेम से ही हम CO को लिखेंगे। तो CO क्या होता है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ही लिखना है, चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक तो 2 टाइप के लिगेंड है, एक तो ONO है और एक NH3 है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमाइन को, क्योंकि अल्फाबेटिकली मैंने पहले आता है तो अपन NH3 को सबसे पहले लिखेंगे। तो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है तो इसको लिखेंगे अपन पेंटा अमाइन। क्लियर है। अब इसको बोलते हैं अपन नाइट्रिटो। ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिटो। अब O क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये O से कोऑर्डिनेट कर रहा है इस ऑक्सीजन से। तो जब O कोऑर्डिनेट करेगा तो O लिखेंगे, और अगर N कोऑर्डिनेट कर रहा होगा तो N लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ पर O कोऑर्डिनेट कर रहा है तो नाइट्रिटो O। क्लियर। उसके बाद कोबाल्ट थर्ड। क्लियर है। तो इस तरीके से हम IUPAC को लिखते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात देख लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए आप फर्स्ट वाले को। इसमें क्या हो सकता है, एक और कंडीशन हो सकती है कि नेम देके हमसे कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स से नेम पूछ सकता है, नेम से कॉम्प्लेक्स भी पूछ सकता है। तो सपोज अगर हमको इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना है तो पहले क्या है, पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख देंगे बाहर के। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, हेक्सासाइनो तो CN6 लिख देंगे। फिर फेरेट, नेम चेंज हो रहा है फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर Fe का क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 कब आएगा, जब यहाँ पर K कितना होगा, 4 टाइम्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको IUPAC नेम से कंपाउंड भी लिख लेंगे। Organometallic compounds are those compounds in which
carbon metal bonds are present is known as organometallic compounds. क्लियर? इसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में फर्स्ट है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें लिगेंड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, जिससे RMgX के अंदर क्या है? R वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड एजेंट. R क्या है? CH3, Mg क्या है? मैग्नीशियम, और ये X क्या है यहाँ पर? हेलोजन. ठीक है, तो कार्बन है और मेटल है Mg, मैग्नीशियम. तो कार्बन मेटल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा, सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड. तो ये कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होगा? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. ठीक है, सेकंड एग्जांपल है R2Zn. R2Zn में भी सेम इसी टाइप का है. R का मतलब क्या है? कार्बन, और Zn का मतलब क्या है? जिंक. ओके, दूसरा है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जाइस सॉल्ट. इसका फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा हुआ है. KPtCl3 eta2C2H4. यहाँ पर जो ईटा है, इस ईटा का मीनिंग क्या है? eta2 का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन बताएगा. eta4 है मीन्स 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे, eta6 है मीन्स 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो जाइस सॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, KPtCl3 eta2C2H4. क्लियर? इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? K प्लस बाहर की तरफ टूट जाएगा, पीछे लिखें आगे लिखें एक बात है. तो K प्लस कैसे ब्रेक होगा? ये K प्लस हो गया, और ये यहाँ पर पूरा किस फॉर्म में होता है? Pt 3Cl और C2H4 से. क्लियर? दूसरा है फेरोसिन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फेरोसिन. यहाँ पर बेंजीन रिंग आपने देखी होगी, वहाँ पर 6 कार्बन की बेंजीन रिंग होती है, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन. यहाँ पर भी 5 कार्बन, और बीच में क्या है? Fe. क्लियर है? तो इसको बोल देंगे अपन फेरोसिन. ओके, फिर थर्ड आएगा हमारे पास डाइबेंजीन क्रोमियम. डाइबेंजीन क्रोमियम में क्या है? डाइबेंजीन नाम से पता चल रहा है मीन्स 2 बेंजीन है, और क्रोमियम मीन्स Cr है बीच में सेंटर में. क्लियर है? थर्ड है हमारा सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या है? जैसे हमारे पास एग्जांपल है FeCO5. तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी होगा और पाई बॉन्ड भी, दोनों बॉन्ड क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे. तो Fe और CO कितने टाइम्स से? 5 टाइम्स. तो इसकी बॉन्डिंग अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से बॉन्डिंग है? यहाँ पर Fe है सेंटर में, ठीक है, CO कितने हैं? 5. तो ये इस तरीके से CO. क्लियर? और आप जानते हो C और O के बीच में बॉन्ड किस टाइप से होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है. इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है. तो सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है. क्लियर है? तो ये सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो गया. क्लियर? अब इसका हम एप्लीकेशन देख लेते हैं. किसकी? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की. तो एप्लीकेशन में सबसे पहला है विल्किंसन कैटलिस्ट. विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? ये एक होमोजीनियस कैटलिस्ट की फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है RHPPS3/Cl. ठीक है, तो कौन सा कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं? होमोजीनियस. होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम फेज में होते हैं. मीन्स जैसे अपने पास एक रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. यहाँ पर हमने कैटलिस्ट डाला है. अब ये रिएक्टेंट अगर गैस फॉर्म में है और कैटलिस्ट भी गैस फॉर्म में है तो उसको होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलेंगे. और अगर दोनों का फेज क्या होगा, फिजिकल स्टेट क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलेंगे. क्लियर? तो यहाँ पर हम इसको किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट की फॉर्म में. फिर है ज़ाइगलेंट-डाटा कैटलिस्ट. ये क्या होता है? 2 कंपाउंड का मिक्सचर होता है, AlCl3 और AlC2H5+Cl. इसको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट मीन्स जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों की जो स्टेट है वो क्या होगी? अलग अलग होगी. नेक्स्ट है TeL. की फॉर्म में TeL क्या होता है? टेट्रा इथाइल लेड. ठीक है, तो
लेड पीबी और टेट्रा इथाइल मतलब कि C2H5 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 C2H5, टेट्रा मतलब कि 4 टाइम्स। क्लियर है? तो इसका जो यूज होता है वो गैसोलीन की फॉर्म में यूज किया जाता है। ओके।